ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़ने का आज के दिन। अ, सवाल पूछो। जो अभी तक एक्टिविटी हुई है ग्रुप के अंदर, उसके मुतालिक कोई भी सवाल ज़हन में आता है तो वो पहले पूछो। अगर आपके ज़हन में सवाल नहीं आता तो फिर मैं कुछ बोलूँगा। अच्छा चलो फिर मैं ही बोलता हूँ। ठीक एक्सक्यूज है। मी सर। हाँ, हाँ। सर वो जो सर आपने मैं पूछूं? ऐप। एक सेकंड पहले अहमद की बारी, उसके बाद फिर आपकी बारी। जी अहमद आप बताइए। अली अली सॉरी मोहम्मद अली की बारी। जी। सर वो जो आपने ऐप बताई थी GRE वोकैबुलरी के लिए, तो हम्म। सर वो पढ़ना स्टार्ट की है और उसके मतलब उससे काफ़ी सीखा है, लेकिन सर उसमें कई वर्ड्स मतलब काफ़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड कुछ लोग अपना मतलब करने माइक जो बंद कर मतलब कई सकते हैं। लफ्ज़ हमने। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। कई लफ्ज़ हमने सुने नहीं होते पहले। हाँ, सही है। यस सर, वो हमने कभी नहीं सुने, मतलब बहुत ही जिस तरह आप कहते हैं कि मतलब CSS की तैयारी कर लो या GRE की कर लो, वो एक एक ही ही बात है। इंग्लिश इज दैट लेवल। एक ही बात, एक ही बात। तो सर उसको मतलब क्या तरीका है सर कि उसको हम मतलब अपने वर्ड्स में और मतलब अपने सेंटेंसेस में हम उन वर्ड्स को यूज़ कर पाएँ और मतलब इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक तो है। अभी तो कुछ वर्ड्स याद रह रहे हैं, कुछ नहीं रह रहे। अच्छा चलो, अब एक मैं इसके हवाले से ना मैं आपको सिर्फ एक छोटा-सा टिप देता हूँ। वो ये है कि tedtalk.com पे जाएँगे और वहाँ पर लिखेंगे मेमोरी एनहांसमेंट, तो मेमोरी के ऊपर, ठीक है? और 4-5 टेड टॉक सुन लेना। तो दुनिया जहान में वो मुकाबले होते हैं जिसमें वो ना डिक्शनरियाँ पूरी, लाइक आपने फ़ोन पे डायरेक्टरीज़ देखी हुई है? 10-10 हज़ार समूह की होती हैं, लोग वो भी याद कर लेते हैं। ठीक है? और पहली बात, टेड टॉक पे सिर्फ 1 आधा घंटा लगाना है, आपने मेमोरी लिखना है और मेमोरी एनहांसमेंट में आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएँगी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि साइकोलॉजी का एक रूल है कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतनी ज़्यादा वो आती है। ठीक है? अगर मैं मिसाल के तौर पर जब मेरी छोटी बेटियाँ थी, वो पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका में आई, तो उनको उर्दू ही बोलना आती थी, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती थी। अब उनको उर्दू मुझे फोर्स मतलब हमें फोर्स कराना पड़ता है, मुझे और मेरी वाइफ़ को, कि उनको उर्दू आए। लेकिन वो टर, 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 टर इंग्लिश में बोलती हैं। उसकी वजह ये है कि एक्सपोज़र मिला। जब आपको पहली दफ़ा कोई चीज़ पता चलेगी, तो अजीब तरह की लगेगी, ठीक है? लेकिन जब आप मुसलसल 6 महीने ये काम कर लोगे या 3 महीने ये काम कर लोगे, तो आपको ये लफ़्ज़ बहुत अजीब मतलब आसान से लगेंगे। आपको लगेगा कि ये फ़ैमिलियर लफ़्ज़ है, ठीक है? अब मुझे पहली दफ़ा जब लाकोनिक का लफ़्ज़ मतलब पता चला था, तो मैं कहा ये लाकोनिक क्या होता है? बाद में पता चला ये तो बहुत, अब कोई मुझे कहता है लाकोनिक, तो मेरे लिए एक आम सी बात है। तो ये मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को एक्सपोज़र फराहम करना है, और जब हम फ्लैश कार्ड्स के ऊपर बैठ के रोज़ मतलब फ़ारिग वक़्त में बैठ के फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं और देख के तो अ, देखना शुरू कर देते हैं कि ये लफ़्ज़ कौन-सा है। मसलन मैं अभी खोलता हूँ, कोई लफ़्ज़ आ जाता है मेरे सामने, फ़ैलेशियस, ठीक है? अब आपने लफ़्ज़ सुना नहीं हुआ पहले, लेकिन अगर आपको पता चल गया, ये वैसे कॉमन लफ़्ज़ है फ़ैलेशियस, राइट? फिर उसके बाद मोलिफ़ाई, ठीक है? एक बड़ा खूबसूरत लफ़्ज़ है, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आपने ये जगजीत की नज़्म सुनी हुई है, राइट? हैं? वो कहता है कि आँखों में हँसी मतलब कुछ इस तरह का है। उसका मतलब होता है बिल्ली। उसको क्या कहते हैं? बिल्ली, BELIE, बिल्ली। बिल्ली का मतलब ये होता है कि जो आपके मुँह से बोला जा रहा है और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्ली, अब लफ़्ज़ एक नया है ना बिल्ली, ही इज़ बिल्लीइंग हिज़ इमोशंस, ही मतलब तो एक नया लफ़्ज़ आ गया। तो जब आप और फिर इस इन चीज़ों को जब आप ईमेल करोगे, किसी से बात करोगे, तो ये कॉन ऑटोमैटिकली आपके वोकैब्युलरी में चढ़ जाएँगे। ये एक स्पॉन्टेनियस होती है चीज़, ये खुद ब खुद ही होती है। जैसे बच्चा खुद ब खुद बोलना शुरू कर देता है ना, जब वो 2 साल सुनता रहता है पहले अम्मा-अब्बा को अगर पश्तो सुन रहा है, तो वो पश्तो बोलना शुरू कर देता है। अगर अंग्रेज़ी सुन रहा है, तो अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देता है। अगर पोटोहारी सुन रहा है, तो पोटोहारी बोलना शुरू कर देता है, राइट? तो ये चीज़ है। तो एक्सपोज़र है। वेल मैं आप लोगों को सबको पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि 5 चीज़ें हैं जो कि चाहिए हैं अमेरिका आने के लिए, ठीक है? उम्मीद है मोहम्मद अली आपका सवाल मेरा क्लियर हो गया है। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, 5 चीज़ें पहले ये मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। पहली बात है पर्सनल स्टेटमेंट। आप लोगों ने मुझे ऑटोबायोग्राफी भेजी है, वो ऑटोबायोग्राफी आपकी एक्चुअली पर्सनल स्टेटमेंट है। बस उसको उसके साथ ज़रा लफ्ज़ों के साथ खेलना है। कहानी वही है, जो कहानी आपकी स्टोरी जो है वो आपकी वही है जो आपकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। लेकिन उसको स्टैंडर्डाइज़ करना है। वो स्टैंडर्डाइज़ खुद ब खुद ही हो जाएगा जब आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी, जब आपकी जीआरई की वोकैब्युलरी अच्छी हो जाएगी, तो आप उस स्टोरी को बहुत खूबसूरत बना सकोगे। पर्सनल स्टेटमेंट हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है स्टडी ऑब्जेक्टिव्स।
दूसरी चीज कि आपने आगे तालीम हासिल करनी है तो कौन सी चीज पे तालीम हासिल करनी है, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, राइट। अब इसमें बहुत सारे सवाल ज़हन में उठते हैं कि सर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, पहले तो कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करने की जरूरत है। मिसकंसेप्शन ये क्लियर करने की जरूरत है कि अमेरिका के अंदर हर मजमून के ऊपर आप काम कर सकते हैं, हर तरह का प्रोफेसर यहाँ पर मौजूद है, कोई भी आपको चीज आदि, कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको उससे रेलेवेंट प्रोफेसर मिल जाएगा। तो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से डिजाइन करते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को स्टडी ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने का ये है कि मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा जीन थेरेपी के लिए, अगर आप लोग जीन थेरेपी में इंटरेस्टेड हो तो, राइट। अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो कोई और चीज पकड़ लो, राइट। जीन थेरेपी के लिए जो मैंने 4 लेक्चर सुनाए हैं आप लोगों को, वो 4 लेक्चर आप सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने आप पर इतना यकीन है कि अगर वो मेरी कोई वीडियो सुन लेता है ना तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ है गल्लां तो बड़ियां चंगियां करन डया है, तो समझ समझ आ रही है की गल है। आई मीन डू यू एग्री विद मी और नो? हाँ, Yes, Agreed, sir. sir. Totally agree. मतलब मेरा पढ़ाने का कोई अंदाज, क्योंकि Yes, तकरीबन sir. इतना हो गया, 20 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो अब अगर उसके बाद भी पढ़ाना ना आए तो फिर मतलब अजीब बात लगती है ना। तो मेरा काम होता है इंटरेस्ट इवोक करना, और जो मुझे जानते हैं यूसीपी से और अजमेरी यूनिवर्सिटी से, मैं जितनी देर बात करता हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, एंगेज करके रखता हूँ, मतलब वो सुनते हैं बस, ठीक है हाँ समझ आ रही, गल गल समझ आ रही, अगली अगे दसो की है, अगे दसो की है। मतलब जब एक टीचर जो होता है ना वो ये होता है जो ये करवा दे, अच्छा ठीक है ये समझ आ गया, आगे बताओ क्या है, आगे 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 बताओ क्या है, आगे बताओ क्या है, आगे बताओ क्या है। जो वो ये चीज आपके अंदर घुस गई ना कि ये आप कनेक्ट हो गए उस बंदे के साथ, और वो आपको, आप उसको मजबूर कर रहे हो कि यार ये आगे भी इसके पास कुछ है जो हमें बताएगा। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने अभी जो बात करना शुरू की है, तो आप तो दिल कर रहा है कि अगे दसे, अगे अगे दसे, अगे अगे की गया दसो, राइट। तो दूसरी चीज है स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं जीन थेरेपी के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप किसी और टॉपिक पे काम करना चाहते हो, नैनो पार्टिकल्स पे काम करना चाहते हो, या फिर आप किसी भी फील्ड के ऊपर काम करना चाहते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। और उसके लिए अभी एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, एक अच्छा प्रोसेस जो कि मैं आपके साथ लेकर चलूंगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज है जीआरई। मजाक है, जीआरई मजाक है। मैं आपको अभी आपको चूंकि किया नहीं आप लोगों ने, तो आपको लगता है कि नहीं मजाक है, लेकिन ये मजाक है। आप कुछ भी ना करके आओ, कुछ भी ना करके आओ, एक सवाल भी ठीक करके ना आओ, तो 340 में से 260 नंबर, 200 सॉरी 300 340 में से 200 200 130, sir. 130 130. 260, 260, sir. हाँ 260 स्कोर तो वैसे ही मिल जाते हैं। मतलब फेल हो, कुछ भी ना करो, एक सवाल का जवाब भी सही ना दो तो 260 तो मिल गए। अब 260 को 300 पे लेके जाना, 40 नंबर चाहिए सिर्फ, 40 सवाल है सिर्फ, और अंग्रेजी है और हिसाब है, बस और कुछ भी नहीं। यानी कि एक हवा बना हुआ है जीआरई, जीआरई एक हवा बना हुआ है, बिलीव इन मी। और दूसरी बात यह है कि जीआरई का कुछ स्कोर जो है उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ अगर आपने आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाना है, मिसाल के तौर पर आपने स्टैनफोर्ड में जाना है, या आपने क्या कहते हैं येल में जाना है, या एमआईटी में जाना है, वहां पर आपको 325 स्कोर मिलेंगे। तो 325 स्कोर चाहिए होगा, 330 चाहिए होगा, 335 चाहिए होगा। लेकिन हम लोग तो आम से है ना, मतलब मैं तो नलायक से बंदा हूँ। तो नलायकों के लिए मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए, आप लाइक हो, आप क्या पता आईवी लीग में भी जा सको, आप क्या पता 340 स्कोर भी ले लो, लेकिन 300 स्कोर भी ले लो तो बहुत है। मेरे भी 300 थे, तो 300 स्कोर भी ले लो तो बहुत है। अब मैंने तो तैयारी भी नहीं की थी, आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके तो स्कोर 310 होना चाहिए। और सिर्फ जीआरई एक चीज है जिससे प्रोफेसर ये डिटरमिन करता है यहाँ पर कि ये सीरियस बच्चा, ये सीरियस, ठीक है, क्योंकि इसने मेहनत की है, मेहनत करके ये अपीयर हुआ है। अपीयर हुआ इसका मतलब है इसके पास ख्वाहिश है, ये काम करना चाहता है, ठीक है। जीआरई हो गया, जिसने, एक सेकंड बस मुकम्मल कर लेना तो फिर उसके बाद जीआरई के बाद है टॉफल। ये टॉफल चाहिए आपको, टॉफल अगर जीआरई जिसने कर लिया उसके लिए टॉफल एक हलवा है। अंग्रेजी में बोलना है, अंग्रेजी में सुनना है और बात करनी है बस। अगर आपको अंग्रेजी में बात करना आती है, आप अंग्रेजी सुन सकते हो। मैट्रिक का बच्चा भी पास कर सकता है टॉफल, और यूजुअली मैट्रिक के बच्चे भी देते हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई हाई फाई स्कोर नहीं चाहिए होता, 120 स्कोर है उसका। और अगर आपका 100 भी स्कोर आ जाता है तब भी आप ठीक हो, लेकिन अगर तैयारी कर लो तो 110 से 115 स्कोर आराम से आ जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आखिरी चीज क्या आ गई, पांचवी चीज क्या आ गई, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स। आप लोगों की ऑटोबायोग्राफी के अंदर आपकी एकेडमिक, सारों ने 17 साल की तालीम हासिल की हुई है, जितने भी मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं सारों ने 17 साल की तालीम या तो हासिल कर ली है
या करनी है, राइट। 12 साल एफएससी के, 5 साल फार्मेसी फार्म डी के या एमबीबीएस के या किसी भी और चीज के, ठीक है। अगर वो फिजिकल थेरेपी का स्टूडेंट है तो फिजिकल थेरेपी में भी 5 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग का है तो उसमें भी 4 साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा उनका और भी होता है, तो मुख्तलिफ जितने भी हैं 16-17 साल की एजुकेशन हो तो वो, और उसमें भी कोई जीपीए ये नहीं, हाँ नैला बिल्कुल ना हो, 2.5 जीपीए ना हो, 3 जीपीए से अबव हो, कहानी चल जाती है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर मुझे असरा ने याद कराया था, मैं फिर बताता हूँ, मैं अभी आपको लिंक भी भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। 160 के करीब फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं अमेरिका के अंदर, 160 160, ठीक है। और उन 160 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हर इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट चाहिए, यहाँ पर हर इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है, हायर एजुकेशन का सिस्टम है, वो चल स्टूडेंट के ऊपर रहा होता है। अब उसको समझने की जरूरत है, अब सिस्टम को समझने की जरूरत है, वो चल कैसे रहा है। अमेरिका के अंदर रिसर्च ग्रांट के ऊपर चल रही होती है, प्रोफेसर यानी कि यूनिवर्सिटी पे नहीं करती रिसर्च के लिए, ये समझने की कोशिश करो। अमेरिका के अंदर रिसर्च किस पे चल रही है? ग्रांट पे। ग्रांट पे। अब ग्रांट क्या होती है? मसलन मेरा सुपरवाइजर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लिखता है कि जी मुझे ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुझे ग्रांट दें। अब वो एक पूरी साइंस है जिसके अंदर प्रोफेसर बहुत परेशानी में भी होता है, स्ट्रेस में भी होता है, और उसको काम भी करना पड़ता है। उसको $1 मिलियन की ग्रांट मिलती है, या $2 मिलियन की ग्रांट मिलती है, ठीक है, या $3 मिलियन की ग्रांट मिलती है। उस ग्रांट से वो स्टूडेंट्स को हायर करता है पीएचडी प्रोग्राम चलाने के लिए। वो पीएचडी की जो उसकी ट्यूशन फीस होती है और जो उसका स्टाइपेंड होता है, लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सुपरवाइजर देता है। ये पहली चीज है, ठीक है, पूरे अमेरिका के अंदर ये चल रहा है। या फिर उसको टीए शिप देता है, टीचिंग असिस्टेंट जॉब देता है, या फिर उसको आरए शिप देता है, जिसको रिसर्च एसोसिएट की जॉब कहते हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जो होता है वो मजदूर होता है, यानी कि जैसे मैं हूं, मैं मजदूर हूं, मैं लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करूंगा, उन एक्सपेरिमेंट से मैं डाटा प्रोड्यूस करूंगा। क्या प्रोड्यूस करूंगा? डेटा। डाटा। वो डाटा को फिर वही प्रोफेसर इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके फिर ग्रांट लिखेगा, और उसको और ग्रांट मिलेगी। जब उसको और ग्रांट मिलेगी, वो और स्टूडेंट्स को हायर करेगा, राइट। वो और स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, डेटा प्रोड्यूस करेंगे, वो फिर ग्रांट मिलेगी उसको, got it? So that is how the research is working, and research is all capitalistic endeavor. Please mind it. All the pharmaceutical research or any biological research or any STEMI research यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी रिसर्च है, सारी की सारी कैपिटलिस्टिक रिसर्च है। कैपिटलिस्टिक रिसर्च मतलब मैं जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ, $1 मिलियन का इंस्ट्रूमेंट है, $2 मिलियन का इंस्ट्रूमेंट है, वो कहाँ से आता है $1 मिलियन? वो हुकूमत देती है, लेकिन हुकूमत साइंसदानों को देती है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा नहीं चलता, इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स अच्छे जो हैं उनमें चलता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही अजीब तरह का, वहां पर तो प्रोफेसर का काम ही नहीं है ना, प्रोफेसर का काम सिर्फ आके लेक्चर देना, ठीक है। रिसर्च के बारे में तो कोई कहानी नहीं है, और हमें रिसर्च से जानना है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि आपको यस। वहां पर फंडिंग मिलती है। और फिर एक और बात भी बताता चलो, अगर आप अच्छे साइंसदान बन गए किसी वजह से भी यहाँ पर आकर, और आपके अंदर शौक और तड़प पैदा हुई और आप अच्छे साइंसदान बन गए, तो फिर आप प्रोफेसर बन जाओगे। आप प्रोफेसर बन जाओगे तो आपको ग्रांट, आप भी ग्रांट लिख लोगे। आपको ग्रांट विन करने के लिए, यानी कि वो आपको $1 मिलियन कैसे देंगे? अब देखो यहाँ पर आप अभी ट्राई कर रहे हो $250,000 की स्कॉलरशिप लेने के लिए, ठीक है। अब वहां पर आप ट्राई करोगे $1 मिलियन लेने के लिए। सो दिस इज हाउ द होल वर्ल्ड वर्क्स। अच्छा, आप में से ये जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को अभी, आप लोगों के लिए नई है या पहले सुनी हुई है? नहीं सर, ये ग्रांट वाली सारी इंफॉर्मेशन न्यू है। हाँ, यस, ये न्यू। ग्रांट की न्यू इंफॉर्मेशन है। न्यू यस इंफॉर्मेशन है, सर। ओके ओके। तो भाई कितना मुश्किल है, जाके देख लो गूगल पे, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उनको वेरीफाई कर लो, राइट। और अब उसकी टाइप्स भी होती हैं, R15 ग्रांट होती है, R01 ग्रांट होती है। R15 ग्रांट जो होती है वो सिर्फ $3 लाख की होती है। अब $3 लाख बहुत होता है, आप लोगों को नहीं पता $3 लाख कितना होता है, कन्वर्ट करो पाकिस्तान में तो कितना होता है, ठीक है।
स्टूडेंट को उन्होंने 25,000, 27,000, 30,000 डॉलर देना होता है साल का, ठीक है। मतलब अगर $30,000, और $30,000 हमारे लिए बहुत है, राइट। पाकिस्तान में अगर कोई 25,000 रुपया कमा रहा है या 30,000 रुपया कमा रहा है, तो उसके असल में वो $250 कमा रहा है, सिर्फ $250 एक महीने का कमा रहा है। और अगर वो यहाँ पर आकर $3,000 कमाना शुरू कर देता है या $2,500 कमाना शुरू कर देता है, तो वो तो सिर्फ एक तो हो गया उसका क्या कहते हैं पैसे का मकसद, ठीक है। दूसरा उसका एक्सपोजर मिल रहा है उसको, तीसरा उसका दिमाग खुल रहा है। और अगर वो इधर आके, बहुत सारे अमेरिका के अंदर पीएचडी करने के लिए भी आते हैं, मैं कहता हूँ समंदर में आते हैं गीले होकर भी नहीं जाते। मतलब एक बंदा समंदर में गिरा और गिरा और गिरने के बाद गीला भी नहीं हुआ और वैसे ही वापस निकल आया, तो मतलब उसके अंदर कुछ नहीं था। ये एक प्रोसेस है जिसमें से मैं आपको गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो एक्सपोजर देता हूँ। सेथ गोर्डन की किताब पढ़ा रहा हूँ। अब सेथ गोर्डन की जो कल मैंने लेक्चर आप लोगों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाला है, 50 मिनट है, सुन लो, दुनिया बदल चुकी है। 50 मिनट, और अगर सुनने के बाद दिमाग ना बदले तो पैसे वापस। हालांकि मैंने लिए नहीं है, लेकिन पैसे वापस। क्या ख्याल है? अच्छा, अब इन ये जो मैंने गुफ्तगू किया मैं सिर्फ रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 जीआरई, नंबर 2 टॉफल, नंबर 3 पर्सनल स्टेटमेंट, नंबर 4 स्टडी ऑब्जेक्टिव, नंबर 5 एकेडमिक अचीवमेंट्स। याद हो गए सबको? हाँ, गौहर बताओ Yes, क्या sir. क्या 5 चीजें चाहिए? सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, जीआरई, टॉफल और एकेडमिक अचीवमेंट्स। इसमें आपको अब देखना यह है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, ठीक है। जीआरई का सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको दे दिया हुआ है ऑलरेडी। यू हैव दैट सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू वर्क। द सोल्यूशन इज, एक तो वोकैबुलरी के हवाले से बात होगी, दूसरा scholarden.com के ऊपर आपने जाके सब्सक्रिप्शन लेनी है बस। और वो बंदे ने, फैसल खान ने, जिसका मेरे साथ इंटरव्यू प्लान्ड है, वो उसके तरफ फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बेटे की और बेटों की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं दे पा रहा। तो उसके साथ मेरा, और वो स्पेशलाइज 3 से 4 सेशंस होंगे, जिसमें एक सेशन में मैं आप लोगों को उनके सामने बुलाऊंगा भी, हम बात भी करेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी वो डायरेक्टली देंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि जीआरई को मजा, जीआरई इज नॉट अ ट्रबल, द ओनली ट्रबल इज दैट वी डोंट अटेम्प्ट। 17 साल की तालीम जिसने हासिल की हुई हो और 3 से 4 महीने उसने तैयारी कर ली हो, तो जीआरई वो आराम से 300 स्कोर ले सकता है। पाकिस्तान में देते नहीं है, पाकिस्तान में जर्मनी में भाग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? इसलिए भाग जाते हैं कि भाई जीआरई नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जीआरई दे दोगे तो अमेरिका के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड कैलिफोर्निया वेयर आई एम, इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हियर द एवरेज इनकम इज $4,000। गूगल करके देख लो। मतलब आम बंदा, यानी कि जो फारिग बंदा है, वो भी $4,000 कमा रहा होता है, ठीक है। और फिर इधर बहुत सारे ऐसे ख्यालात भी हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अजीब अजीब तरह के सेठों वाले ख्यालात हैं, जो कि अगर आप एनालिसिस करो पूरे मुआशरे का, तो 4 जगह, अब 4 हमारे पास सूबे हैं बड़े, ठीक है। सिंध है, सिंध के अंदर सरदार, बलोचिस्तान है, वहां पर बलोच सरदार, केपीके है, वहां पर भी सरदार, पंजाब है, वहां पर भी सरदार। आप देखोगे तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही सरदारों की जागीर है। डू यू एग्री विद मी? थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लो ना, अगर आपने पाकिस्तान में रहते हो तो जरा देख लो कि जो बाअसर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो कौन है। जमीनों वाले हैं सारे। सेट कल्चर बहुत इन है। और वो सेठ कल्चर, अब वो हमारे मेरे ऊपर, यानी कि मैं जो कुछ भी नहीं कमाता तो मेरे अंदर भी वो दाखिल हो चुका होगा। मैं अपने आप को सेठ समझता हूँ। क्यों? मेरे मोटरसाइकिल मेरी अगर कोई ट्रैफिक कांस्टेबल पकड़ लेता तो मैं फौरन ही फोन उठाता हूँ और कहता हूँ ये अगर अपने भाई से बात करना, डेफिनेटली। ठीक है। भाई मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मोटरसाइकिल चलाते हुए भी मेरा जो है डीआईजी बंदा जो है वाकिफ है, तो या फिर वो ट्रैफिक कांस्टेबल वाकिफ है, तो मैं उसको फोन करा के तो मैं अपना चालान छुड़ा लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई सेठ नहीं है। मैं यहाँ पर अगर BMW खरीद लूं तो नो वन विल केयर कि भाई इसने BMW खरीदी है।
वहां पर मैं अपने घर के सामने सिर्फ एक छोटी सी करोला ला के रख दूं तो पूरी दुनिया देखना शुरू कर देगी, "ओए, ये करोला ले आई, इतने अमीर हो गए यार, ये तो साइकिल चलाਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖ जरा इन्हें करोला ले ली।" बट दे डोंट केयर हियर, क्योंकि यहाँ पर जेनेटर के पास लेक्सस होती है, ठीक है। और मैं आपको दिखा भी दूंगा, मतलब कोई मजाक की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर सबसे महंगी चीज क्या है? घर पर काम वाली रखना। सेलिब्रिटी सिर्फ रखते हैं घर में, घर पर काम वाली। या और पाकिस्तान में मुझे बताओ, तुम सब लोगों के घर में काम वालियां हैं कि नहीं है? Yes, sir. हैं? बर्तन धोने वाली अलग है, कपड़े धोने वाली अलग है, झाड़ू पोछा करने वाली अलग है। जब यहाँ पर आप आएंगे तो दुनिया का नक्शा कुछ और देखेंगे। जब देखेंगे नक्शा कुछ और, तो हमारे तबक थोड़े से रोशन होंगे। जब थोड़े तबक रोशन होंगे तो फिर अकल ठिकाने में आ जाएगी। सबसे पहली जो चीज अमेरिका करवाता है आपको, वो हम्बल कर देता है आपको, हम्बल कर देता है आपको, आपके अंदर से आकड़ निकाल देता है, ठीक है। जब बंदे के अंदर से आकड़ निकल जाती है, वो सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। ये सीखने का पहला असूल है। जिसके अंदर आकड़ है ना, वो सीख नहीं सकता। जो एरोगेंट है वो सीख नहीं सकता, और जो इग्नोरेंट समझता है अपने आप को, वो सीखने के लिए अतावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा सीखने के लिए। वो कहेगा मैंने आंदा ही कुछ नहीं। और पाकिस्तान में आप किसी से किसी भी मौजू पे पूछोगे तो वो उसका सेठ होगा, उसका एक्सपर्ट होगा। मैं अगर पूछूं यार राना जमील से, यार राना जमील बता जरा कि आजकल जो सियासत में हो रहा है, इस पे तेरा क्या तबसरा है, तो राना जमील मुझे एक्सपर्ट पॉलिटिशियन बन के जिसको मुझे जवाब देना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कॉमन लफ्ज मैं सुनता हूँ, वो ये है आई डोंट नो, आई डोंट नो। Things that I know, but things I don't know, I don't know. Even you go to the doctor, and doctor is not sure what you are suffering from. He will not feel any bad, any shame in saying that I don't know. How many people here say I don't know? I know everything. Just tell me I know everything. आप मुझसे पूछोगे, मतलब मेरे से अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कनाडा जाने का पूछो बताओ, मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ आई डोंट नो, मैं गया नहीं। किसी कनाडा वाले से पूछो, राइट। जर्मनी जाना चाहते हो, भाई मैं गया नहीं, जर्मनी वाले से पूछो। मैं अमेरिका वाला हूँ, अमेरिका से पूछो, अमेरिका की पूछो। वो भी अगर मुझे आती है, जो चीजें मुझे जो मैं जिसमें से गुजर चुका हूँ, जिसमें मुझे यकीन है कि मुझे आता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लो जी, मौलवी साहब का खुतबा खत्म हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुण तुसी अपने सवाल सुनाओ। मेरी कहानी समझ आ गई तुहानू? हुण अपनी सुनाओ। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, शहर बानो प्लीज, कौन रेज हैंड कर लो ना, ताकि मुझे पता चल जाए। आपकी यहाँ पर ना जूम के अंदर मैं ऑप्शन। एमन। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया था कि टू अप्लाई फॉर पीएचडी हमें हमारे पास होना चाहिए एक आर्टिकल, हमने लिखा होना चाहिए अच्छा साइटेशंस के साथ, और इवन रिसर्च होनी चाहिए। तो हम रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं? मतलब आपने जैसे कहा था कि हम अगर जीन थेरेपी पे काम करना चाहते हैं तो हमें वो लेक्चर अच्छी तरह सुनना चाहिए, हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर हम आगे उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट वी विल नॉट गो टू लेबोरेटरी, तो हम कैसे मतलब करेंगे? आपको एमफिल जब करते हैं तो हम लैब में काम करते हैं 2 साल, हमारे पास वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसमें तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम सिर्फ एक आर्टिकल ही लिखेंगे ना। तो सर वो कैसे एक्सेप्टेबल होगा पीएचडी के लिए फिर विदाउट लेबोरेटरी वर्क? ठीक हो गया, समझ गया। ये बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमन का, और ये बहुत सारे लोगों की और भी ज़हन में होगा, और है दूसरे लोगों के ज़हन में भी। वेरी गुड। देखो पहली बात ये है। Exactly, sir. I was about to ask the same question Eamon Reed has asked. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। नाउ, अब्दुल सलाम का नाम सुना है? अब्दुल सलाम का नाम सुना है? Yes, sir. हाँ, जंग में पैदा हुए थे, ठीक है। और उनका उनका जो नोबल लॉरिएट का जो नोबल प्राइज उनको मिला था ना, तो नोबल प्राइज का जो उनका नोबल लेक्चर होता है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जाके देख लो। धोती और सलवार में, धोती मतलब बस पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है, आई डोंट नो बट लाइक आई जस्ट गेस कि उन्होंने ये कहा था जी मैं टर्बन पहनूंगा, मैं वो जो पाकिस्तानी जो हमारी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, Pagdi. पगड़ी। हाँ पगड़ी, Pagdi the turban. हाँ पगड़ी, और साथ में क्या कहते हैं, वो पहन के जाऊंगा। तो देखो एक बात समझ लो, पहले क्लियर कर लो इस चीज को।
साइंस समझना मुश्किल है, साइंस करना आसान है। ठीक हो गया? ये बात पहले क्लियर कर लो। साइंस समझना मुश्किल है, साइंस करना आसान है। एक्सपेरिमेंट करना एक टेक्निक है जो कि आप फौरन जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उस डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। अगर मुझे सीरम स्टेबिलिटी फाइंड करनी है किसी चीज की, तो मुझे सीरम स्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के अंदर 6 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे, दैट्स इट। लेकिन सीरम स्टेबिलिटी होती क्या भला है, ये क्यों करते हैं, इसके पीछे राज क्या है, ये करनी क्यों चाहिए, ये काम साइंसदान को। तो बेसिकली दो लफ्ज हैं, एक है साइंसदान और एक है टेक्नीशियन। ठीक है? साइंसदान और टेक्नीशियन बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रहकर मैंने खुद, ठीक है, और कॉपी पेस्ट को रिसर्च नहीं कहते, पहली बात ये समझिए, कॉपी पेस्ट को रिसर्च नहीं कहते। जेन्युइन आइडिया प्रोड्यूस करना और जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, इसको रिसर्च कहते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं जब पाकिस्तान में था 2012 13 14 की बात है, मैंने एक आर्टिकल लिखा कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर, पाकिस्तान में बैठ के लिखा हुआ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में छपा हुआ। उसके अब 130 के करीब साइटेशन है। अभी गूगल करो, देख लो कार्बन नैनो ट्यूब्स, मोहम्मद इमरान साजिद। ठीक है? वो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में छपा हुआ है। जब आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में या जर्नल ऑफ कंट्रोल रिलीज में या एडवांस ड्रग रिव्यूज में, जिनके इम्पैक्ट फैक्टर 4 से ऊपर है, ठीक है, इंडियन जर्नल की बात नहीं मैं कर रहा, या तो एल्सेवियर का जर्नल हो, या नेचर का जर्नल हो, या फिर एमडीपीआई का जर्नल हो, या फिर क्या कहते हैं जो दूसरे मुख्तलिफ जर्नल्स हैं, राइट। और इसके ऊपर भी आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि मुख्तलिफ जर्नल्स और पब्लिकेशंस का क्या डिफरेंस है। और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी एक डिस्कशन चला था, और किसी ने, मेरा ख्याल में मैंने 4 लेक्चर या 5 लेक्चर यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी किए हुए हैं, हाउ टू राइट अ साइंटिफिक आर्टिकल। तो उसमें बहुत बुनियादी Yes, sir. बातें मैंने बताई हुई, बहुत बुनियादी बातें मैंने बताई हुई, पहले वो समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो आप, जब मैं यहाँ पर आया, मेरी जाने बला कि क्या होता है सेल्फ पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड, मैं तो भागने लगा था, फुल राइट करना ही नहीं चाहता। ठीक है? मैं भागने लगा था, मैं कहता मेरे को नहीं होंदी है, मैं फार्मास्यूटिक्स पढ़ांदा रहा, तू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਲ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪੈਪਟਾइड ਤੇ ਐਸਆईआर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं आती। बेस्ट वे क्या था, मैंने जाते साथ ही रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, जाते साथ ही रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। कैसे? आप रिव्यू आर्टिकल लिखने में सबसे पहले आपको उस फील्ड के जो बड़े साइंसदान हैं उनसे तारुफ होएगा, उनको पढ़ोगे तो उनसे क्या होएगा, तारुफ होगा। अब वो पढ़ना मुश्किल काम है, तो आप अगर दिन के 2 या 3 आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दोगे अपनी फील्ड, जीन थेरेपी के ऊपर, जो मैंने मिसाल के तौर पर मैंने काम किया हुआ है, मैंने 2 साल में काम किया हुआ है, आप 2 महीनों में वो सारा पढ़ सकते हो। तो पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो साइंस करना, फिर जब आपके पास मशीन होगी, आपके पास मल्टी टॉप मशीन होगी, तो आपको मैथ्स चेक करना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है? अगर आपके पास पेप्टाइड सिंथेसाइजर पड़ा होगा, आपने अमीनो एसिड सिर्फ डालने, उसने पेप्टाइड बाहर निकाल देना। ठीक है? तो साइंसदान यानी कि जो ग्रांट ले रहा होता है ना प्रोफेसर, वो सिर्फ दिमाग चला रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, और वो अपनी फील्ड का माहिर होता है, वो अपनी फील्ड के बारे में जानता है और फील्ड के गुरुओं के बारे में जानता है। तो आपको कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, पाकिस्तान में बैठ के आपको मैंने ट्रेन करना है कि आपने उस फील्ड से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, फोकस्ड मटेरियल है, वो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। अब ये क्वेश्चन है, अगर हमें इसका जवाब मिल जाए, आज तक किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं किसी को पता, इसका जवाब अगर मिल जाए तो आप $1 मिलियन का एक काम कर सकते हो। सवाल यह है, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन से टारगेट जीन्स को ट्राई किया गया है siRNA की मदद से? वो कौन से ऐसे जीन हैं ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के अंदर जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं siRNA के टारगेट के तौर पर? ठीक है? अब ये बेसिक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको रिसर्चेस मिल जाएगी, आपको रिव्यू कोई नहीं मिलेगा इसके ऊपर। आप सर्च कर लो टारगेट जीन्स फॉर siRNA इन ब्रेस्ट कैंसर। अब अगर siRNA का ही नहीं पता, जीन्स का ही नहीं पता, तो ये टॉपिक तो आप एड्रेस ही नहीं कर सकते। ठीक हो गया?
Yes, sir. लेकिन अगर इसका मुझे जवाब पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि अब तक कितना काम हो चुका है इस फील्ड के अंदर, क्या काम लोगों ने नहीं किया है, मैं क्या कर सकता हूं। और वही बात मैं सिर्फ प्रोफेसर को बता दूंगा अगर कि प्रोफेसर साहब मैंने ये रिव्यू आर्टिकल लिखा है, मैंने कोई 300 या 400 पेपर टॉप के जो हैं वो पढ़े, पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे